नमस्कार। मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पटना से हूं मैं। और आप सभी लोगों का आज के इस मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट के अंतर्गत बेसिक एक्यूप्रेशर लेवल 1 के क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। एक बार मुझे फिर से कंफर्म कर दें और शुरू करते हैं हम लोग एक्यूप्रेशर की क्लास। अब से लगातार 2 घंटे तक चलेगा। 40-40 मिनट के एक छोटे से ब्रेक होगी, एक एक मिनट के लिए, क्योंकि 40 मिनट के बाद ये जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी चाय पानी आप लोग पी सकते हैं फ्रेश होने के लिए। बीच बीच में मैं भी काढ़ा पीता रहूंगा, ठीक है, खांसी ना हो इसलिए। साउंड क्लियर है? चलिए, देखिए, बात आती है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति की। तो हम लोग सिर्फ एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि यह चिकित्सा पद्धति ऐसी है कि हम अपने घर पे रह के बड़ी इजी वे में इसको सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारी बीमारी पिछले 6 महीने से 1 साल तक की पुरानी बीमारी है, यानी कि 6 महीने तक की जो बीमारी होती है उसको हम लोग नए बीमारी के रूप में देखते हैं। सब बीमारी नहीं, लेकिन मैक्सिमम कुछ ऐसी जो बीमारी होती हैं वो शुरुआती दौर की बीमारी होती हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि शुरुआती बीमारी को ठीक करना गंभीर बीमारी की अपेक्षा बहुत आसान होता है, और उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है और वो क्योर हो जाता है, क्यूरेबल होता है। जबकि पुरानी बीमारी जो होती है उसको ठीक करने में बहुत परेशानी भी होती है, और 100% वो क्योर भी कभी कभी नहीं हो पाती है। यस या नो? मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? बाहर से हैं, मेरी हिंदी समझ पा रहे हैं सभी लोग? यस या नो? बातचीत करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे पता चलता रहे। चलिए, तो उसी क्रम में एक्यूप्रेशर चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बिना दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसको परिभाषित करें तो इसको कहेंगे कि हमारे रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति होती है वो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में रोग से संबंधित कुछ बिंदुएं होते हैं, एक बिंदु नहीं होते, एक से अधिक बिंदुएं होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर हेडेक हो रहा है, तो इस सिर दर्द को ठीक करने के लिए एक से अनेक बिंदुएं हैं। उस बिंदु पर अगर हम लोग प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने के बाद में हमारे सर्कुलेशन ठीक होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को वो रिपेयर करता है, और उसके बाद में हमारा सर में दर्द में आराम मिल जाता है। ठीक है, तो दबाव डालने की जो चिकित्सा पद्धति है उसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये हमारे रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नोट बना सकते हैं। हमारे रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। कितने लोगों ने एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से अपना इलाज किया है या किसी दूसरे लोगों को इलाज करते हुए देखा है? मुझे बताइए, कितने लोगों ने देखा है? देखा है, ओके। कितने लोगों ने अपना करवाया है, खुद का इलाज करवाया है? और कितने लोगों को आराम मिला है? कितने लोगों को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति पर विश्वास है? ये 2-3 क्वेश्चन है, मैं जानना चाहूंगा। देखा है, काफी सारे लोगों ने देखा है। खुद का किया भी है आपने, बहुत अच्छी बात है। चलिए, मुझे एक बात चीज बताइए कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जानते नहीं है? आपने सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत से लोगों ने, एक दो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर मुझे मिलना शुरू हुआ है बहुत जल्दी जल्दी में, तो थोड़ा सा मैं पढ़ भी लेता हूँ। सेल्फ ट्रीट भी किया है। आई टोटली बिलीव, सरिता जैन जी को बहुत ज्यादा विश्वास है, अच्छी बात है, पूरा विश्वास है, विश्वास है। अपने ऊपर भी किया है, अपने ऊपर भी किया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ। कितने लोग एक्यूप्रेशर को जानते ही नहीं है, पहली बार एक्यूप्रेशर की क्लास में आए हैं? ऐसे भी कुछ लोग हैं। देखिए,
पता है पर कभी कोई क्लास नहीं किए हैं। ओके, शीतल दालिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति आज की ये चिकित्सा पद्धति नहीं है। इसको हम लोग बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और लगभग सभी लोगों ने किया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति भी यहाँ पे नहीं है जो एक्यूप्रेशर से वंचित है, जिन्होंने एक्यूप्रेशर को किया नहीं है, जिन्होंने अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है, जिनको उनका लाभ नहीं मिला है। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो आप लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है, आप लोग अनजान हैं, ठीक है, इस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं। मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि आप सभी लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं। कितने ऐसे व्यक्ति हैं हमारे ग्रुप में जिन्होंने अपने घर में, परिवार में, किसी को सर में दर्द हुआ है, पैर में दर्द हुआ है, कमर में दर्द हुआ है, तो उनको सिर दबाया है, हाथ पैर दबाया है, और दबाने के बाद उनको आराम भी मिला है। कितने ऐसे लोग हैं मुझे बताइए। कुछ देर के लिए माइक बंद ऑन कर देता हूं आप लोगों की, आप लोग बारी बारी से बातचीत कर सकते हैं। माइक को ऑन म्यूट करके अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ी देर, 2-4 मिनट, क्योंकि फिर क्लास चालू हो जाएगी। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी एक्यूप्रेशर की हिस्ट्री के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कितने लोग अब बातचीत करना चाहते हैं, बात कर सकते हैं। मुझे रिलीफ मिला है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके सिर में दर्द हुआ है, कमर में दर्द हुआ है, पैर में दर्द हुआ है, बदन में दर्द हुआ है, हमने उसको मालिश किया है, दबाया है, और अपने सिर दर्द, कमर दर्द, घुटने दर्द, पैर दर्द को, या अलग अलग तरीके के दर्द को आराम भी किया है। अपनी माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। प्रेशर देने से आपने किया है मैनी टाइम? सर एक्यूप्रेशर का तो नहीं, बस हमने जैसे अपने मम्मी पापा के जब पाँव वगैरह दुखते हैं तो वैसे दबाए हुए है। ओके, आराम मिला है उनको? जी जी। ओके, तो देखिए, हमने जो उनको दबाकर इलाज किया है ना, यही इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को हम लोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अनजाने में जो चिकित्सा करते हैं उसमें फर्क ये होता है कि कभी कभी गलत जगह पे, या फिर कभी कभी उस पॉइंट पर नहीं हम लोग प्रेशर दे पाते हैं जहां पर उसके पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि रिजल्ट कम मिलता हो, या फिर कभी कभी बीमारी में हम लोगों को आराम ना मिलता हो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उस पर रिसर्च करने के बाद में उस रोग से संबंधित बिंदुओं पर दबाव डालने लगते हैं, तो इसी को हम लोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं, और बहुत इजी है, ठीक है, हम तुरंत अभी बताने जा रहे हैं। दूसरी चीज है कि अगर मैं एक चीज और आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा जानकारी के लिए, कि इस धरती पर अगर मानव जीवन के लिए सबसे पहले जो चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल किया गया होगा, तो आप सभी लोग बताइए कि वो चिकित्सा पद्धति कौन है। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ छोटी छोटी जानकारी होनी जरूरी है। काढ़ा पी सकता हूँ ना? सबसे पहले अगर मानव जीवन में कोई चिकित्सा पद्धति की शुरुआत हुई होगी तो वो कौन सी चिकित्सा पद्धति है, और उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा फिर कि कैसे। आप अगर इस चीज को बोल रहे हैं तो वो कैसे कह रहे हैं। तो सुनील कुमार जी ने लिखा है एक्यूप्रेशर, तो मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसा सही बात है, क्योंकि जब भी हम जन्म लेते हैं ना, उस समय से जीवन की शुरुआत हो जाती है। जब से हम जन्म लेते हैं उस समय से जीवन की शुरुआत हो जाती है, और जब भी सृष्टि का शुरुआत हुआ होगा उस समय मानव को जब जन्म हुआ होगा, तो उस समय कभी भी बच्चे को जन्म होते ही कोई जड़ी बूटी हम लोग नहीं देते हैं, सुई दवाई नहीं देते हैं। एक चीज लेकिन हम लोग करते हैं, उसको उल्टा लटकाने का काम करते हैं, और उसके पैरों पर ठोकने का काम करते हैं, उसके पीठ पर मालिश करने का काम करते हैं। यस या नो? आप सभी लोग मेरी इस बात से एग्री हैं? मैसेज भी लिखते रहिए ताकि दिमाग एकदम यहीं पे रहे आप लोगों का। सही बात है? तो आज भी हम लोग बच्चे के जन्म पर ये प्रक्रिया को दोहराते हैं, कल भी यही करते थे, और शुरू में भी यही करते होंगे। उस समय कोई दवाई नहीं दिया जाता है, कोई जड़ी बूटी नहीं दिया जाता है, कोई औषधि नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इजी वे में जो सबसे पहले यहाँ पे चिकित्सा पद्धति का शुरुआत हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर वो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति ही रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, मानना भी है, और इसका साइंटिफिक रीजन भी है। क्योंकि जब भी बच्चे का जन्म होता है उसको तुरंत उल्टा लटका दिया जाता है। उल्टा लटकाने के पीछे का विज्ञान ये है कि उसके जो ब्लड है उसके सर्कुलेशन को ब्रेन तक पहुंचाया जाए, ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए ब्लड के माध्यम से। और कभी कभी बच्चा नहीं रोता है तो उसको कोई औषधि नहीं दी जाती है, वो औषधि लेने के योग्य नहीं रहता है,
उसको सुई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, उसको ठोका जाता है, उसके पैर के तलवे पर ठोका जाता है, उसके पीठ पे मला जाता है, उसको एक दो झाप लगाया जाता है, तो प्रेशर से उसके सर्कुलेशन ठीक होने लगते हैं, हार्ट एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड का पंपिंग शुरू हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, और ब्लड के माध्यम से उनके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन मिलने लगता है। यस या नो? बताइए, सही बात है या गलत बात है? मैं जो बोल रहा हूँ सब लोग मानने के लिए तैयार है या उसमें कुछ लेकिन किंतु परंतु है? यही सच्ची बात है। तो उसी हिसाब से इसको हम लोग एक्यूप्रेशर कहते हैं। लटकाने का मतलब एक्यूप्रेशर से हुआ, मारने का मतलब भी एक्यूप्रेशर से हुआ, मसाज करते हैं ये भी मसाज भी एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है, ठीक है, मसाज भी एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है। एक्यूप्रेशर के बिंदुओं को ही मसाज करके स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है, तो वो एक्यूप्रेशर हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्यूप्रेशर कैसे करना है। अलग अलग बिंदु हैं ये तो पता हो गया। अगर किसी को सिर में दर्द है तो कहाँ पर प्रेशर करेंगे, कमर में दर्द है तो कहाँ करेंगे, हाथ में दर्द है तो कहाँ करेंगे, किसी को पेट में भूख नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, किसी को ज्यादा भूख लग रहा है तो क्या करेंगे, किसी को नींद नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, किसी को कमर में दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे, किसी को। तो आज एक सिद्धांत के ऊपर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप लोग, कॉपी कलम निकाल कर रख सकते हैं, और बड़ी आसानी से आने वाले 10 मिनट को समझिएगा। अगर 10 मिनट को समझ लेते हैं तो मैं एक चीज जो बताने जा रहा हूँ बेसिक चीज को, ये एकदम कंफर्म हो जाएगा, और फिर आपको छोटी छोटी चीजों के लिए अलग अलग जगहों पे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग जगहों से आप लोगों को यूट्यूब फेसबुक पे देखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है कि सुबह से लाइट कटा हुआ है, इन्वर्टर सुबह से चल रहा है, कभी भी कट सकता है, अंधेरा हो जाएगा तो मैं सिर्फ बोलूंगा, आपको सुनाई देगा, वीडियो नहीं दिखाई देगा, ठीक है, चलेगा ना? तो चलते हैं एक्यूप्रेशर के कुछ बेसिक जो रूल्स हैं उसके ऊपर। एक नियम होता है सामान्यता का नियम, ठीक है, इस नियम को याद कर लीजिए, ये नियम ही एक्यूप्रेशर का सबसे बड़ा बेस है, और इस नियम को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर बहुत इजी वे में बच्चे के सिर में दर्द हो रहा है, नाक से परेशानी आ रही है, आंखों में प्रॉब्लम आ रहा है, आंख से चश्मा निकालना है, कानों में प्रॉब्लम आ रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, गले में प्रॉब्लम आ रहा है, हर एक चीज का इलाज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लोग सामान्यता के नियम को समझने से पहले एक्यूप्रेशर करने की कुछ विधियों के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो विधि है एक्यूप्रेशर करने का वो है दबाव देकर इलाज करना। क्या करना? दबाव देकर। जैसे कि ये बिंदु है, बिंदु कहीं भी हो सकता है, तो दबाएंगे, कहीं कहीं भी दबा सकते हैं, इस तरीके से दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, ये पहला पॉइंट हो गया, दबाव डालकर। दूसरा जो तरीका है वो है ट्विस्ट करके। ये जो दो उंगलियों के बीच का जो ज्वाइंट होता है, ये वाला ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को ट्विस्ट करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से घुमाना होता है यूं। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया, इस पे कुछ दाना लगाकर इलाज किया जाता है, सीड्स, जिसको हम लोग सीड्स थेरेपी भी कहते हैं। दाना अलग अलग तरीके का हो सकता है, मेथी का इस्तेमाल किया जा सकता है, राजमा का इस्तेमाल किया जा सकता है, मटर का, मूंग का, काली मिर्च का, लौंग का, इलायची का, हर एक चीज का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद में उसी बिंदुओं पर रंग लगाकर इलाज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कलर थेरेपी, रंग चिकित्सा। और उसी पॉइंट पर अगर हम लोग मैग्नेट लगाकर इलाज करते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेट थेरेपी, ठीक है। और उसी बिंदुओं पर अगर हम लोग निडिल लगाकर इलाज करते हैं तो हम क्या कहते हैं? आप सभी लोग कुछ बताइए, केवल सुन रहे हैं। एक्यूपंक्चर चिकित्सा, ठीक है। तो ये अलग अलग विधियां हो जाती हैं, मतलब रास्ता एक ही होता है, रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है, उस पे अलग अलग माध्यम से हम लोग चलते हैं। जैसे हम लोग रास्ते पर पैदल भी चल सकते हैं, बाइक से भी चल सकते हैं, गाड़ी से भी चल सकते हैं, रिक्शा से भी चल सकते हैं, ऑटो से भी चल सकते हैं, अलग अलग वाहन से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस बिंदुओं को एस्टिमुलेट करने का, उस बिंदुओं को ठीक करने, प्रेशर देने के लिए अलग अलग माध्यम से हम लोग इलाज करने की चिकित्सा पद्धति के लिए ये जो अलग अलग माध्यम है, एक्यूप्रेशर हो गया, ट्विस्ट करना हो गया, मैग्नेट लगाना हो गया, दाना लगाना हो गया, उसमें कलर लगाना हो गया, निड लगाना हो गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे सब कुछ के बारे में समझेंगे, लेकिन निडी लगाने के लिए नहीं समझेंगे, क्योंकि एक्यूपंक्चर अभी हम लोगों को नहीं सीखना है, ये हम लोग बाद में कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो जरूर सीखेंगे। तो विधि हम लोगों ने समझ लिया,
प्रैक्टिकल भी जब हम लोग करेंगे तो प्रैक्टिकल के सेशन में हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसको करना कैसे है। 10 मिनट के बाद ये क्लास पहला सेशन खत्म हो जाएगा, फिर अगले सेशन के लिए फिर से आपको लिंक से ज्वाइन करना होगा। आप सभी लोग फिर उसी तरीके से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट के बाद ये क्लास शुरू हो जाएगा लगातार, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। चलिए आते हैं सामान्यता के नियम को समझते हैं। बहुत इजी है और इस 9 मिनट में हम लोगों को सामान्यता का नियम को समझ लेना है, ताकि अगले सेशन में कुछ नया सीखेंगे। सामान्यता का नियम का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जब बच्चे को जन्म देते हैं ना, मतलब बच्चे का जब जन्म होता है तो हम लोग उसको मिलान करते हैं, सामान्यता करते हैं कि इस बच्चे की नाक इसकी बुआ से मिल रही है, इसके कान इसके फलाने से मिल रहा है, इसके चेहरे उनसे मिल रहा है, इनके बाल इनसे मिल रहा है, आंख इनसे मिल रहा है, रंग इनसे मिल रहा है। मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं? यस या नो? कभी कभी हम लोग ये भी करते हैं ना कि हमारे घर के पीछे वाला जो दीवार है ना, उसके दीवार के कलर और मेरे वाले दीवार के कलर बराबर, राइट? या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर ने जिस कलर का कोट पहना है ना, ये कलर तो मेरे पापा के कलर का है। ऐसा होता है ना। सामान्यता मतलब दो चीजों को एक जैसे मिलान करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पटना का एक जो चौरास्ता है ना, वो दिल्ली के चौरास्ते से मिलता जुलता है। अरे वाह क्या बात है, ये वाली चौरास्ता तो हमारे पटना से मिल रहा है ना। तो हम लोग मिलान करते हैं, सामान्यता करते हैं एक दूसरे से। तो उसी तरीके से ये सामान्यता का नियम है कि हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक्यूप्रेशर जब भी करना होता है तो हाथ पे करते हैं। एक्यूप्रेशर कहाँ करते हैं? हाथों पे करते हैं और पैर के तलवे पे करते हैं, हथेली पर और पैर के तलवे पे करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हाँ, कंप्रीमिजन करते हैं, एक दूसरे से मिलान करते हैं, ठीक है। सामान्यता, कंप्रीमिजन तो दूसरा चीज हो गया, तुलना हो गया। तुलना नहीं करते हैं हम लोग, मिलानते हैं कि दोनों एक जैसा है, सामान्य है, दोनों एक जैसा, सेम टू सेम, हू बहू है, ठीक है, ये करते हैं। तो देखिए हाथ और पैर पे करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये पूरा जो हमारा शरीर है ना, ये पूरा बॉडी, ये हमारे तलवे, हथेली के, हाथ के हथेली से और पैर के तलवे से मैच करता है, मिलान करता है, एक जैसा सामान्यता है इसमें। क्या सामान्यता है यही हम लोग समझेंगे। लेकिन इसके पहले एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये सीखते हैं ना, समझते हैं या हम लोग सुनते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व है, और वही पांचों तत्व हमारे शरीर में बने हैं। मतलब शरीर वही पांचों तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। तो पांचों एलिमेंट का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में होता है। पूरा 100% नहीं है, जल पूरा भरा हुआ नहीं है कि 1 बाल्टी जल निकल जाएगा, लेकिन जल का कुछ अंश हमारे शरीर में है। अग्नि भी हमारे शरीर में है, आकाश भी है, पानी भी है, वायु भी है और पृथ्वी भी है। चारों पांचों तत्व हमारे शरीर में हैं, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप है। सेम उसी तरीके से ये जो पूरा बॉडी है, ये पूरा बॉडी बड़ा रूप में है, लेकिन इसका सूक्ष्म रूप हमारे हथेली में और हमारे पैरों में है। अभी तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात को? सब लोग समझ पा रहे हैं? यस या नो? तो ये सूक्ष्म रूप हमारे हथेली में है। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एक बार समझते हैं। देखिए, एक रूल है सामान्यता का नियम, और ये किस तरीके का सामान्यता है? तो अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट, हमारे जो ज्वाइंट हैं उसके हिसाब से नेचर ने पहले से सब कुछ बनाकर तय किया है, सोच समझ के सब कुछ डिजाइन किया है, कभी उसमें मिस्टेक नहीं किया है। मिस्टेक क्यों नहीं किया है? क्योंकि देखिए हमारे जो शरीर हैं, तो हमारे हथेली की जब बात करते हैं तो इसमें देखिए एक ज्वाइंट हो गया, ये दूसरा केहूनी के पास का ज्वाइंट हो गया, और तीसरा कंधे का ज्वाइंट हो गया। पिक्चर तो दिखाई दे रही होगी ना सब लोगों को? चलिए, तो इसमें 3 ज्वाइंट है, तो हाँ, इस हाथ में भी 3 ही ज्वाइंट है, पैर में भी 3 ही ज्वाइंट है, एक एड़ी का ज्वाइंट, एक घुटने का ज्वाइंट और एक कूल्हे का ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट। और गर्दन में कितने ज्वाइंट है? गर्दन में कितने ज्वाइंट है बताइए जल्दी से। गर्दन में 2 ज्वाइंट है, एक यहां से शुरू होता है और एक यहां पे खत्म होता है, 2 ज्वाइंट है, ठीक है। सर्वाइकल वाला एक ज्वाइंट हो गया, तो इसमें 2 ज्वाइंट है। अब आप अपने हथेली को देखिए, हाथ को, हमारे पास 2 हाथ और 2 पैर है, और ये चारों में 3-3 ज्वाइंट है। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास चारों उंगलियों में 3-3 ज्वाइंट है या नहीं है? और एक सिंगल जो अंगूठा है हमारा, इसमें 2 ज्वाइंट है। तो ये 2 ज्वाइंट जो है, ये हमारे किस अंग से मेल करता है, मिक्स होता है, सामान्यता है हमारे? बताइए सभी लोग लिख के जरा सा,
ये अंगूठा हमारे किस जगह से मैच करता है? गर्दन से। वेरी गुड। ये हमारे गर्दन नेक सर वाले ज्वाइंट से मैच करता है। बहुत अच्छा, सब लोग तो तेज हो गए हैं, सभी लोग बता दे रहे हैं, क्या बात है। तो अब तो समझ में आ गया ना कि ये जो दो पार्ट है, इसमें दो ज्वाइंट है, हमारे अंगूठे में भी दो ज्वाइंट है। तो हमारे गर्दन को रिप्रेजेंट करने के लिए अंगूठा हो गया, ये चारों उंगलियां हमारे दो हाथ और दो पैर के लिए हो गए, क्योंकि इसमें तीन तीन ज्वाइंट है। लेकिन एक कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को हम लोग इस सेशन के बाद से खत्म करेंगे। कंफ्यूजन ये है कि दो हाथ और दो पैर है, इस चारों उंगलियों में से हम कैसे जानेंगे कि इसमें से दो हाथ वाला कौन उंगली है और दो पैर वाला कौन उंगली है? तो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। लेकिन इसके पहले अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, सुना है, इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो अपनी माइक को ऑन करिए और मुझे पूछ लीजिए। मैं आपकी इन सारे डाउट को खत्म करने की चेष्टा करूंगा। सबसे पहले कौन आएंगे? माइक ऑन करिए। हाँ जी जी सर, मैं ये पूछ रही थी, आपने जो एक्यूप्रेशर करने के तरीके बताए थे, उसमें दाना लगाकर एक बोले, उसके बाद में आपने कलर थेरेपी कहा था क्या? जी, देखिए हम लोग एक्यूप्रेशर करने के जो तरीके हैं, उस तरीके में सबसे पहला तो हम लोग दबाकर इलाज करते हैं, यानी कि प्रेशर देकर, जी जिसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। हाँ, यस सर। सेकेंड चीज हो सेकंड गया कि ट्विस्ट। उसको हम लोग ज्वाइंट को ट्विस्ट करके ट्रीटमेंट करते हैं। ट्विस्ट। ठीक जी है, सर। ये एक्यूप्रेशर करने का तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया कि उसी ज्वाइंट पे या फिर उसी पॉइंट पर हम लोग दाने कोई लगाकर इलाज दाना। करेंगे, सीड्स थेरेपी जी जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसी जी। पॉइंट पर जब हम कलर लगाकर इलाज करते हैं तो कलर थेरेपी बोलते हैं। ओके ओके। और उसी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेट लगाकर ट्रीटमेंट करेंगे तो मैग्नेट लगा। मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। ठीक है, जी जी सर। उसी जगह पर जी अगर हम ओके। लोग निडिल लगाकर इलाज करेंगे तो निडिल नीडल लगाएंगे थेरेपी, तो निडिल एक्यूपंचर। एक्यूपंक्चर कहते हैं, सॉरी। जी ठीक है, जी। तो ये अलग अलग धन्यवाद सर। तरीके होते हैं, पॉइंट्स एक ही होते हैं। निडिल लगाकर एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, ये सब अलग अलग तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के, इलाज करने के अलग अलग तरीके हैं। आप कहाँ से बोल रही हैं मैम? सर मैं वारंगल तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना में अभी गर्मी पड़ रही है ना? नहीं है ठंडी, पर उतनी नहीं है सर ठंडी। अच्छा, क्योंकि आपका फैन चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, उतनी ठंड नहीं है। हम्म। चलिए, और किन्हीं व्यक्तियों का अगर कुछ इस तरीके का कंफ्यूजन है जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि आगे जब हम लोग चलेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों को बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे जब पढ़ते जा रहे हैं तो समझते जाएंगे। ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछिए मुझे। चलिए, बाकी सारे लोगों का क्लियर है। यस सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ मैम, अपनी वीडियो भी ऑन कर लीजिए। सर ये एक्यूप्रेशर क्या खाना खाने के बाद, पहले, या इसका टाइमिंग क्या है, कुछ बताएंगे? सॉरी मैम, टाइमिंग? हाँ यस, खाना खाने के पहले, कितने देर पहले, कितनी देर बाद में कर सकते, कोई टाइमिंग इसका है? जी नहीं, टाइमिंग इसका है, बिल्कुल है। क्या है कि खाना खा के कम से कम तो 1.5 घंटे 2 घंटे तक अगर हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से भोजन किया है तो हम लोगों को कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक एक्यूप्रेशर नहीं करने चाहिए। और अगर हम लोगों ने ओके एक्यूप्रेशर कराया है तो तुरंत एक्यूप्रेशर करने के कम से कम आधा घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। चलिए, और किसी को कुछ इस तरीके का डाउट हो तो खत्म करें। ट्विस्ट करने का सही तरीका, ट्विस्ट करने का सही तरीका हम लोग प्रैक्टिकल में समझेंगे। ट्विस्ट कैसे किया जाता है, एक्यूप्रेशर कैसे किया जाता है, तो इस चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको कुछ पूछना है सत्येंद्र सर? सर एक क्वेश्चन था अपना सर। जी सर पूछिए। एक क्वेश्चन था सर। सर ये नहाने वगैरह के बाद कितनी देर बाद कर सकते हैं? क्या सर? हेलो सर। हाँ, सुन पा रहा हूँ अगर सर। नहाया हो आदमी, ये नहाए तो कितनी देर बाद प्रेशर करेंगे सर? देखिए, एक्यूप्रेशर करने के आधे घंटे तक नहाना नहीं चाहिए कम से कम, और नहा लेने के बाद में भी कम से कम 40-45 मिनट के अच्छा बाद एक्यूप्रेशर करवाना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। जी, अच्छा जी सर, क्या चोट का भी हम प्रेशर कर सकते हैं इसमें? चोट में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हड्डी जैसे टूट किसी गया के है चोट लगी हो उस समय शरीर में। वहां पे नहीं करेंगे। जी ठीक है, अच्छा जी।
चलिए हाँ जी धन्यवाद। सर। और किसी का कुछ प्रॉब्लम है या फिर आगे बढ़े ठीक है हम सर, लोग? थैंक यू। जी सर, आगे बढ़िए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खाने की बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन कर सकते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए। नहीं, खाना खाने का कितने देर आगे पीछे, मतलब? हेलो। अभी तो बताया मैम कि खाना खा लेते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक हम एक्यूप्रेशर ना करें तो अच्छा होगा। लेकिन अगर एक्यूप्रेशर करवा के खाना है तो एक्यूप्रेशर करवा के 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद खाना खा सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ओके, तो अभी सभी लोगों की इजाजत हो तो हम लोग आगे बढ़ें, इस टॉपिक को आगे लेके चलें। जी चलिए सर। मैं सभी लोगों को माइक म्यूट कर देता हूं। 1 सेकेंड के लिए मैं इस स्क्रीन शेयर को हटा देता हूं, सॉरी। और अब 2 मिनट में मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूं। देखिए 2 मिनट के लिए हम लोग इस तरीके से समझते हैं। ये हमारी उंगली है, चारों उंगली को बड़ी ध्यान से समझिएगा, लाइट कभी भी जा सकती है। ये 4 उंगली है और ये चारों उंगली में 2 उंगली हाथ के लिए है और 2 उंगली पैर के लिए है। 2 उंगली हाथ के लिए है, 2 उंगली पैर के लिए है, 2 उंगली हाथ के लिए है, 2 उंगली पैर के लिए है। तो ध्यान से समझिए और इसको उल्टा कर दीजिए, इस तरीके से, ऐसे उल्टा कर दीजिए, अपने अपने सारे उंगलियों को इस तरीके से उल्टा कर दीजिए। बिल्कुल बेसिक चीज है और आज समझ जाएंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं, और आज समझ में नहीं आएगा तो फिर कभी समझ में भी नहीं आएगा, बहुत मुश्किल करना पड़ेगा। और उसके बाद में हम इसको अपने हथेली पर इस तरीके से रख लेते हैं, यूं। तो हम देखेंगे कि इसमें से 2 उंगली थोड़ी सी मुश्किल से, लेकिन 2 उंगली इजी वे में नीचे पैर की तरह टिक जा रहा है और 2 उंगली हमारा ऐसे हाथ की तरह लटक जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब जो जमीन में चिपक जा रहा है वो पैर की तरह है, वो दोनों पैर है, और जो हाथ की तरह लटक रहा है वो हाथ है। तो ये बीच वाली जो 2 उंगली है ये हमारा 2 पैर हो गया, और ये 2 उंगली है ये हमारे हाथ के लिए काम करेगा। तो 2 उंगली, इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर, ये हमारे दोनों हाथ हो गए, और ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर ये हमारे दोनों पैर हो गए। ठीक है, अभी एक कंफ्यूजन और है, जल्दी से समझ लेते हैं इसको भी। ये दोनों पैर है ये हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन लेफ्ट कौन है और राइट कौन है ये भी समझना जरूरी है। ये दोनों हाथ है ये हमने समझ लिया, लेकिन इसमें से राइट कौन है और लेफ्ट कौन है इसको समझना जरूरी है। तो इस कंफ्यूजन को भी फटाक से दूर कर देते हैं। ठीक है, देखिए इन 2 उंगलियों में से एक उंगली छोटी है और एक उंगली बड़ी है। तो मैंने जैसे आप सभी लोगों को बताया कि हम इस हाथ से भी इलाज कर सकते हैं, इस हाथ से भी इलाज कर सकते हैं, पैर से भी इलाज कर सकते हैं। तो हम जिस हाथ में भी देखेंगे एक बड़ी उंगली और एक छोटी उंगली होगी, देखिए इस तरीके से, है ना, सभी लोगों के पास। तो हम जिस हथेली से भी इलाज करेंगे, राइट से करेंगे या लेफ्ट से करेंगे, डज नॉट मैटर, किसी तरीके से कोई मैटर नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी हथेली का इस्तेमाल करेंगे उस हथेली का बड़ा वाला उंगली, मिडिल फिंगर, उस तरफ के पैर के लिए होगा। समझिएगा फिर से मेरी बात को, हम किसी भी हथेली से इलाज करें या पैर से इलाज करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी हम इलाज करेंगे तो इलाज करने वाले हाथ का बड़ा उंगली उस तरफ के पैर के लिए होगा। अगर ये मेरी राइट हैंड साइड की हथेली है तो ये बड़ी वाली उंगली राइट हैंड साइड के लिए काम करेगा, राइट हैंड साइड के पैर के लिए काम करेगा, और रिंग फिंगर जो है वो अपोजिट साइड के पैर के लिए यानी कि लेफ्ट साइड के लिए हो जाएगा। सेम प्रोसेस फॉर्मूला इस हथेली पे काम करेगा। अगर ये मेरा लेफ्ट साइड का पैर है तो ये जो मिडिल फिंगर है ये हमारे लेफ्ट साइड के पैर के लिए काम करेगा, और जो ये रिंग फिंगर है वो अपोजिट साइड यानी राइट साइड के पैर के लिए हो जाएगा। आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस या नो? ये कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ? इजी वे में कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ? सभी लोगों का, कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे लोगों के पास रिजल्ट आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरीके से हमने इस हथेली से इलाज किया, तो इस हथेली का बड़ा वाला उंगली पैर के लिए, छोटा वाला उंगली हाथ के लिए हो जाएगा, सॉरी छोटा वाला उंगली अपोजिट साइड के लिए हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो 2 उंगलियां हैं हमारे हथेली के लिए है, तो हथेली के लिए है, सॉरी हाथ के लिए है, हथेली के लिए नहीं, हाथ के लिए है। तो इसमें से भी बड़ा वाला उंगली जो है वो जिस तरफ का बड़ा वाला उंगली है उस तरफ के हाथ के लिए हो जाएगा, और छोटा वाला उंगली हमेशा अपोजिट साइड। याद करने की बात है या याद हो गया?
याद हो गया, आप भूलेंगे नहीं अब कभी हम लोग, बहुत अच्छी बात है। गर्दन के लिए तो कहना ही नहीं है, 2 ज्वाइंट है, तो एक ऊपर का ज्वाइंट और एक गर्दन का ज्वाइंट, ठीक है। तो ये हम लोगों का अभी पैर, हाथ, सिर का हम लोगों ने बाहरी भाग के बारे में समझ लिया है। अब थोड़ी सी समझ लेते हैं कि ज्वाइंट के बारे में। देखिए ये 1 2 3 ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये हाथ के लिए है, क्योंकि ये बड़ी उंगली है, तो जिस तरफ का ये बड़ी उंगली है उस तरफ के हाथ पे काम करेगा। तो इसमें एक कलाई का ज्वाइंट आता है, एक केहूनी का ज्वाइंट आता है, और तीसरा एक कंधे का ज्वाइंट आता है। तो इसमें ये पहला ज्वाइंट है वो कलाई का ज्वाइंट होगा, सेकेंड ज्वाइंट है जो हमारे केहूनी का ज्वाइंट होगा, और तीसरा ज्वाइंट जो है वो हमारे कंधे का ज्वाइंट होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस, ये बीच वाला उंगली है पैर के काम के लिए आएगा। तो पहला ज्वाइंट है जो एड़ी के काम के लिए आएगा, यानी पैर के पूरा पंजे से लेकर एड़ी तक कुछ भी परेशानी आती है तो इतने पार्ट पे हम लोग काम करेंगे, इतने पार्ट पे, यहां से लेकर यहां तक, ये एड़ी से लेकर हमारे घुटने के ज्वाइंट हो गए, और इससे लेकर यहां तक, घुटने से लेकर हमारे कमर वाले जो ज्वाइंट होते हैं, कुल्हे का ज्वाइंट, वहां तक हो गया। तो ये भी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, यस या नो? सभी लोगों का क्लियर हो गया या किसी का डाउट है? एनी डाउट? नो, सभी लोगों का क्लियर है, 100% लोगों का क्लियर है, कंप्लीट। चलिए तो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 हाथ, 2 पैर और कंधे के बारे में, गर्दन के बारे में समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं आगे के बारे में और पीछे के बारे में। हमारे ये वाले तो पार्ट को हमने कवर कर लिया, ये वाले पार्ट को भी कवर कर लिया। अभी हमारे पास ये पूरा हथेली बचा हुआ है, और फिर ये पीछे वाला हथेली बचा हुआ है ना, एक गोरा भाग और एक काला भाग, ठीक है। इसको हम लोग इन और यांग बोलते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तृत में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं कर देता हूं आप लोगों के साथ थोड़ा सा स्क्रीन शेयर, ताकि समझने में असुविधा ना हो। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन थोड़ी सी इधर समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं, चलते हैं। देखिए ये हमारा सिर और गर्दन का है, सिर और गर्दन का डायग्राम बना हुआ है नेक का। इसमें क्या है कि हम इस तरीके से जब हथेली को करते हैं तो ये आगे वाला पार्ट हमारा पूरा आगे का चेहरा हो जाता है, और पीछे वाला पार्ट हमारे पीछे का हो जाता है। तो इसमें हमारे आंख भी आ जाएंगे, नाक भी आ जाएंगे, मुंह भी आ जाएंगे, कान भी आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हमारे उंगलियों में नाक की तरह एकदम उठा हुआ एक टिप है, तो उसको हम लोग नाक समझते हैं, और नीचे इस तरीके से ये समझ लेंगे। फिर नीचे ये गर्दन गले का हो गया, और गले के नीचे जब हम लोग जाएंगे, देखिए ये पीछे का हो गया, ये पीछे का सिर का भाग हो गया, और फिर ये रीढ़ की हड्डी का भाग हो गया। अब देखिए जैसे ही हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ से गर्दन से लेकर एक नीचे की तरफ काला रंग का एक लाइनिंग खींचा हुआ है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। किसको? ये उठा हुआ पार्ट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर गर्दन के नीचे हमारा क्या है? ये 2 सर्किल बना हुआ है गोल घेरे रंग का, और गले के नीचे फिर देखिए इस तरीके का हमारा लंस होता है। गले के नीचे लंस होता है ना, फेफड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, लेफ्ट और राइट फेफड़ा। तो उसी तरीके से ये हो गया। देखिए अब देखिए दोनों फेफड़े के बगल में हमारा लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, तो हार्ट का ये चित्र दिया हुआ है। और उसके बाद में देखिए ये पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस है। गर्दन, गर्दन के नीचे लंस, लंस के साइड में हमारा बीचों बीच हार्ट, और ये पीछे का पार्ट है। अब ये लेग आ गया। अच्छा चलते हैं आगे। देखिए हार्ट को हम लोगों ने समझ लिया, लंस को हम लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं लंस के नीचे, हार्ट के नीचे हमारा स्टोमक होता है, जहां पर हम लोगों का खाना स्टोर होता है ना। तो स्टोमक का जो पिक्चर दिया हुआ है वो यहाँ से शुरू होता है, देख लीजिए आराम से, इस जगह से, यहाँ से उतरता है नीचे की तरफ स्टोमक। और स्टोमक के बाद फिर क्या होगा? देखिए ओरिजिनल रूप में इस तरीके का स्टोमक होता है। स्टोमक के बगल में एक स्प्लीन होता है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए और ब्लड के जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो वो इस तरीके से स्टोमक के बगल में स्प्लीन हो गया, ठीक है।
और फिर ये साइड में जो ट्रिंगल की तरह बना हुआ है एक त्रिकोण, ये हो गया लीवर का पॉइंट, यानी किसी को लीवर से संबंधित बीमारी हो तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और लीवर वास्तव में देखने में इस तरीके का होता है, और लीवर के बाद देखिए ग्रीन कलर का छोटा सा थैली की तरह बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर, यानी पित्त की थैली। तो इस पित्त की थैली को और उसके बाद में देखिए ये पत्ते की तरह स्टमक के नीचे एक पत्ते की तरह दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। और ये पैनक्रियाज हमारे शुगर को बैलेंस करने में काम आता है, यानी शुगर वाले मरीज का ट्रीटमेंट इससे करेंगे। ये पार्ट देखिए, ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारे शुगर के काम आएंगे। इस तरीके का ओरिजिनल में, रियल में ये इस तरीके के शेप में हमारा पैनक्रियाज का शेप एंड साइज होता है। और उसके बाद में देखिए ये एक तरीके का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है वार्ट की तरह, और ये वार्ट जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, जो इस तरीके का होता है। ठीक है, ये हमारे आंतों की समस्या के लिए काम आता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या की प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, पाइल्स की समस्या आ रही है, उन लोगों को ये वाला पॉइंट को याद रखना होगा, यहाँ से यहाँ तक इसको प्रेशर देना होता है। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, ये देखिए एक यहाँ पर पूंछ की तरह लगा हुआ है ना, आंतों के पास पूंछ जो है, ये अपेंडिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किसी भी तरीके के एलर्जी के लिए काम आता है। यानी कि आपको किसी भी तरीके का कोई एलर्जी आ रही है तो आप अपनी एलर्जी को खत्म करने के लिए इस वाली पॉइंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दबाव में ले सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों का ना? ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला पार्ट। देखिए ये पार्ट मैं रेड कलर से इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पार्ट। ठीक है, ये जिसको हम लोग आंत का पूंछ बोलते हैं ना, आंत का पूंछ अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, यहाँ से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। मटर का दाना भी लगा सकते हैं, कैसे लगाना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रियल आंत की एक पिक्चर इस तरीके से दिया गया है। और उसके बाद में देखिए ये अंदर में जो ये पट्टा हुआ, ये यहाँ से जो अंदर में ये छोटे छोटे आंतों की पिक्चर बनी हुई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है। ठीक है, ये हमारे स्टमक से कनेक्टेड होता है। स्टमक के बाद में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, फिर बड़ी आंत में आकर हमारे यहाँ से रेक्टम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आ रही होगी, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और ये पूरा पाचन तंत्र का सिस्टम हमारे साथ हो गया अपने हथेलियों पर। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने समझा कि 4 उंगलियों में कैसे क्या क्या आएगा, ये अंगूठे में कैसे क्या क्या आएगा, सेम उसी तरीके से हमारे इन हथेलियों में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, कहाँ पर क्या होगा, इस पिक्चर में इस तरीके से दिया गया है। और सेम अगर हमें इस तरीके की कोई दिक्कत समस्या आती है तो यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखिए ये पूरा पिक्चर आ गया हमारे साथ, हाथ का भी आ गया, पैर का भी आ गया। ठीक है, अब देखिए पीछे की तरफ चलते हैं, हम लोग रीढ़ की हड्डी के बारे में देखते हैं। जब पीछे की तरफ देखेंगे तो दोनों पैरों के बीचों बीच हमारा रीढ़ की हड्डी है ना? यस या नो? दोनों पैर के बीचों बीच हमारे रीढ़ की हड्डी आते हैं। तो देखिए ये हमारे दोनों पैर हो गए, लेफ्ट और राइट पैर, और इस पैर के बीचों बीच यानी कि ये जो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि ये वाला गर्दन से आता है अंगूठे से, तो यहाँ से आकर इतने भाग के पास हो जाता है, फिर इतने भाग के पास। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। देखिए ध्यान से जब हम लोग समझेंगे तो हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे बैक के तरफ एक हल्का सा निशान बना होता है, जहां पर अगर पीठ के तरफ से अगर हम देखेंगे ऑपरेट करके तो सबसे पहला जो ऑर्गन आएगा वो किडनी आता है। और ये देखिए ये किडनी का शेप एंड साइज है, जो देखने में इस तरीके का रेड कलर का होता है, राजमा के आकार का होता है, और ये राजमा की तरह देखने में लगता है, और रीढ़ के दोनों बगल अगल बगल में होता है, लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, ये लंबर साइड के पास होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। और ये पूरा रीढ़ की हड्डी हो गया। देखिए
ये 7 डिशेज होते हैं सर्वाइकल में, फिर 12 होते हैं थोरेसिस में, फिर 4 लंबर के साइज हो गया, और ये सैक्रल का पूरा पार्ट हो गया टेल बोन तक। बस इतना ही है एक्यूप्रेशर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? अपनी हाथ उठाइए, माइक ऑन कीजिए, वीडियो ऑन करिए, अपनी क्वेश्चन दाग दीजिए। सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले किनका क्वेश्चन है जो जिनको समझ में नहीं आया है? सर जो आपने पैनक्रियास का पॉइंट बताया, तो अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो उससे शुगर मतलब किसी की बढ़ी हुई है तो कम किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा इससे, बहुत हद तक। ओके। कैसे ट्रीटमेंट कैसे करना है ये हम लोग प्रैक्टिकल सेशन पे काम करेंगे। कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में हमें किस किस चीज की जरूरत होगी ये सब मैं आपको बता दूंगा आज ही। आप कल सुबह में सबका इंतजाम करके मेरे पास आइएगा, और आपके ऊपर मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। और बहुत लोगों को तो करते करते भी आराम मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिकल करेंगे। बाकी किसी लोगों की कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए, या फिर मैं पूछूंगा फिर सर आपसे। एक मेरा प्रश्न है, पूछूं क्या? नहीं पूछिए मैम, पूछने के लिए तो मैं हूँ। जी सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, राइट एंड लेफ्ट हैंड का वो अपन कैसे समझेंगे, एक बार आप फिर से बता दीजिए। मैं समझ लूंगा, राइट आप हैंड, बताइए तो। हाँ सर मैं वही पूछ रही हूँ कि राइट हैंड हम कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा, ये राइट है या ये राइट है, ऐसा करके। अच्छा ये बात है, तो ये तो हमारे हाँ ग्रुप के ही लोग अब बता देंगे। कौन बताना चाहेंगे कि कौन राइट है और सर कौन मैं लेफ्ट है? बताऊं? सर मैं बताऊं? हाँ एकदम सही बात है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं थक जाता हूँ बताते बताते। तो बताइए मैम। जी जी सर, राइट की जो मिडल फिंगर है वो राइट लेग के लिए है, और राइट की जो रिंग फिंगर है वो लेफ्ट लेग के लिए है। करेक्ट बोला सर मैंने? आपका वीडियो मैम नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। सर ऑन है सर, शीतल डाली। मैं ढूंढ रहा हूँ आपको। तो याद रखने का तरीका बताइए ना उसको। दीदी उन्होंने वही बताया सर ने कि उल्टे हाथ के जो फिंगर है हमारी, वो हमारे उल्टा पैर के लिए है, और जो सीधे हाथ की मिडल फिंगर है वो हमारे राइट साइड में आ रही है ना, तो राइट साइड के लिए वैसा बताया था सर ने। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत आसान है, हाँ सर ध्यान से समझने की जी। जरूरत है। इतना इजी है, इतना इजी है कि कुछ भी कहना ही नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल है, हमें ये ध्यान नहीं देना है, लेफ्ट और राइट को भूल जाना है। 2 मिनट के लिए लेफ्ट राइट को भूल जाइए, ठीक है। तो जल्दी आसान से समझ पाएंगे सारे लोगों के लिए। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत इजी वे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारे हथेली है ये भी हथेली है। मेरी मर्जी हम इससे इलाज करें, मेरी मर्जी हम इससे इलाज करें, किसी से भी कर सकते हैं। आंख बंद करके इलाज करना है, ट्रीटमेंट सही होगा। कैसे, जब आप समझ जाएंगे तब। अब देखिए, ये 2 उंगलियां हैं, मेरे दोनों हाथों की 2 उंगलियां हैं। ये दोनों पैर को दर्शाता है, हमारे दोनों पैर में काम करेगा। लेकिन हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, हमारे पास कंफ्यूजन आ जाती है कि लेफ्ट है या राइट है। लेफ्ट और राइट को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। समझना यह है कि हम 2 उंगलियों में से जो बड़ी उंगली है, ये बड़ी उंगली जो है, ये जो बड़ी उंगली है, ध्यान से समझिएगा। मैं बड़ी उंगली बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि हमें इस बड़ी उंगली को ध्यान देना है, लेफ्ट राइट को ध्यान नहीं देना है, उसको बोल जाइए। लेफ्ट राइट नहीं कुछ होता है, बड़ी उंगली छोटी उंगली 2 समझिए, ठीक है। उंगली से इलाज करना है हमें, तो बड़ी उंगली छोटी उंगली, बड़ी उंगली छोटी उंगली, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। तो मिडिल फिंगर जो है ना, बड़ी उंगली जो है, वो हमेशा, बड़ी उंगली हमेशा उसी तरफ के पैर के लिए होगा जिस तरफ का बड़ी उंगली है। यानी जिस तरफ का बड़ी उंगली है उस तरफ के पैर के लिए वो काम करेगा, और जो छोटी वाली उंगली है वो अपोजिट साइड के पैर के लिए काम करेगा। समझ में आ गया मैम आपको? समझ पाई हैं हाँ आप? सर।
हाँ सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आपको कैसे समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आ रहा ये बताइए। हाँ सर आया, ये जो बड़ी उंगली है ये हमारा, जैसे ये मेरा राइट हैंड है, हाँ तो ये राइट लेग हो जाएगा। बिल्कुल, अभी आपको समझ में आ गया। और जो हम्म। रिंग फिंगर है वो कौन सा लेग हो जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट, वेरी गुड। और अगर मेरी उंगली ही लेफ्ट पैर का, लेफ्ट हैंड का बीच वाला उंगली होगा, मिडिल फिंगर, वो किसके लिए होगा? वो राइट के लिए। लेफ्ट, लेफ्ट के मिडिल फिंगर किस तरफ के पैर के लिए होगा? लेफ्ट पाँव। लेफ्ट वाला लेफ्ट के लिए। लेफ्ट वाला लेफ्ट के हाँ, लिए। देखिए कहीं का भी बीच वाला उंगली हो उसी तरफ का होगा, और जो रिंग फिंगर है वो अपोजिट साइड के लिए होगा। गिनती नहीं गिनना है मैम, मेरे सर को आ रहा देखिए, है। गिनती नहीं गिनना है, बोलने वाली कुछ बात नहीं है। मिडिल फिंगर जहां भी है उस तरफ के पैर के लिए हो जाएगा, उसी साइड के लिए होगा। मिडिल फिंगर कभी भी अपोजिट साइड के लिए नहीं होता है, अपोजिट साइड के लिए छोटी उंगली है। छोटी लोग जो होते हैं ना, वो दूसरे लोग, छोटी दूसरी तरफ के लिए हो गया। मिडिल फिंगर जैसे ही आया, किसी भी तरफ का मिडिल फिंगर हो, इस तरफ का मिडिल फिंगर हो, इस तरफ का मिडिल फिंगर हो, जिस तरफ का मिडिल फिंगर है उस तरफ के पैर के लिए। और सर जब अभी हम ये ऐसा चेंज करेंगे, ऐसा साइड किया, तो फिर कैसा करें, कैसा समझे? कैसे भी चेंज करिएगा, ऐसे करिए या ऐसे करिए, जिस तरफ का अच्छा। बड़ी उंगली है उस तरफ के पैर के लिए। ओके सर, अभी कंफ्यूजन मींस ये हुआ, सॉल्व हुआ। मतलब हो गया ये ना? बड़ा मिडिल फिंगर, इसको देख के हमको शुरुआत करनी है। हाँ, ये मिडिल तो फिंगर, फिर जिधर भी मिडिल करेगा। फिंगर है उस तरफ के पैर के लिए वो काम करेगा। अगर ये हाथ के लिए, ये दो उंगली हमारे हाथ के लिए आते हैं, तो बड़ी वाली उंगली जहां भी रहेगी उस तरफ के हाथ के लिए हो जाएगी, और छोटी वाली उंगली जो है वो अपोजिट साइड के हाथ के लिए हो जाएगी। यस अगर सर, हम अभी इस तरफ की ये बड़ी उंगली मेरे जिस तरफ की उंगली है उस तरफ के हाथ के लिए, और छोटी वाली उंगली दूसरे साइड के हाथ के लिए। ओके सर, क्लियर आया है? समझ। हम प्रैक्टिकली से देखना शुरू करेंगे तो एकदम सही पकड़ पाएंगे। हाँ, इससे कभी भी लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होगी हमें। बाकी सभी लोगों का क्लियर है? यस। सभी लोगों का क्लियर है? यस सर। जी सर जी। ओके, अब तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी ना। चलिए, अब आगे की तरफ अगर किसी को परेशानी हो रही, देखिए मैं कोट पहना हूं, लेकिन आप सभी लोग समझ, जिस तरफ के हाथ से ट्विस्ट करते हैं उस हाथ की बड़ी उंगली उसी तरफ के पैर के लिए। बिल्कुल सही विवेक कुमार जी, आप सही बता रहे हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने 30 मिनट और बिता दिया है। और इसके पहले थोड़ी सी और कंफ्यूजन वाली बातें कर लेते हैं। कंफ्यूजन बातें करनी जरूरी होती है, क्योंकि कंफ्यूजन खत्म करना होता है ना। देखिए, ये देखिए एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा पार्ट जो है ना वो गोरा है, शाइनिंग ज्यादा कर रहा है, और ये जो है ना वो काला है। सभी लोगों का ऐसा ही है या मेरा ही केवल है ऐसा? सभी लोगों का है ना? ओके, सभी का ही है सर। अच्छा, तब ठीक है। तो देखिए अब एक चीज देखिए, हमारे हाथ में भी इसी तरीके का होगा। आप लोग देखिए, मैं तो कोट पहना हूं, तो इस तरफ गोरा है और पीछे की तरफ काला है, इस तरफ गोरा है और पीछे की तरफ काला है, राइट? तो अगर मुझे गलती से भी ध्यान लगाना है कि अगर मेरे को आगे की तरफ यानी गोरा की तरफ दर्द हो रहा है, तो हम गोरा की तरफ ही पॉइंट पकड़ेंगे। अगर काला की तरफ, पीछे की तरफ पेन हो रहा है, तो हम पीछे की तरफ ही पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यस। और यही चीज हम घुटने में भी करेंगे, पैर के लिए भी करेंगे। घुटना में भी हमारा क्या होता है, आगे की तरफ होता है एक हड्डी की तरफ घुटना होता है इस तरीके से, और पीछे की तरफ होता है हमारा मसल्स, गोरा गोरा, ठीक है? तो घुटने के पीछे बहुत से लोगों को दर्द होता है, मसल्स में, नर्व में, तो ये गोरा पार्ट में हो गया, तो पीछे की तरफ उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत से लोगों को घुटने के ऊपर की तरफ हड्डी के पास दर्द होता है, तो ये हड्डी हो गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर है सभी लोगों का डाउट? बहुत अच्छा बता रहे सर। किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। सर बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। चलिए, तो अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े।
देखिए Yes. अब तो हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया, ट्रीटमेंट कैसे करना है कल करेंगे, ट्रीटमेंट पे समय अभी नहीं बर्बाद करना है, अभी हम लोगों को बेसिक चीज को पहले समझना है। तो आ जाइए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम शुरुआती बीमारी को समझ लेते हैं, उसके लक्षण को समझ लेते हैं, तो उसका इलाज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और अगर छोटी बीमारी को इलाज कर लेते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। और आप विश्वास करिए, अगर आपको पुरानी बीमारी 6 महीने तक की हो और आप एक्यूप्रेशर करते हैं तो आपको 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन के बाद से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में वो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें समझना होगा। और हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि फलाने व्यक्ति का रीढ़ का हड्डी है, उस टीम में वो व्यक्ति हट गया तो उसका टीम खराब हो गया, यानी कि रीढ़ का हड्डी खत्म हो गया। तो रीढ़ का हड्डी हम लोग बार बार उदाहरण में समझते हैं, सुनते हैं, है ना, कि पिलर है वो, पाइलिंग है उसका, रीढ़ का हड्डी है वो। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि रीढ़ की हड्डी कितना महत्वपूर्ण होगा, तभी तो हम लोग उसको उदाहरण में लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, ये रीढ़ का हड्डी है पीछे की तरफ, सर से लेकर कमर तक, यहाँ पे टेल बोन तक। ठीक है, अब सोचिए कि इन रीढ़ की हड्डियों का क्या कुछ रोल होता होगा या नहीं होता होगा। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, फेफड़ा हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, बड़ी आंत हो, पेनक्रियास, जो सारे के सारे का कनेक्शन कहीं ना कहीं इसी रीढ़ की हड्डी से है। यानी कि एक एक रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन, एक एक डिस्क का कनेक्शन कुछ ना कुछ ऑर्गन से है। हम लोग इसको डीपली अगर पढ़ना चाहेंगे तो कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कम ही पढ़ेंगे, ताकि कंफ्यूजन भी ना हो, समझ में भी आ जाए, आपका काम भी हो जाए, हम इलाज करने लायक भी हो जाए। ठीक है, तो अभी आते हैं यहाँ पे। देखिए, ये सर्वाइकल का जो जोन होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्दन वाला पार्ट, तो सर्वाइकल में 7 डिश होते हैं और इस 7 डिशों में किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो हमें किस किस तरीके के लक्षण समझ में आएंगे, ये आप समझिएगा। ठीक है, अगर ये चीज क्लास आज का आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग अपने घर की छोटी छोटी जो समस्या होती है ना, उस पर आप विजय पा सकते हैं और फिर हम जीवन भर दवाइयों से बच सकते हैं। देखिए कैसे समझेंगे। ये 7 डिश होते हैं और 7 डिश हमारे गर्दन से लेकर सिर के पूरे पार्ट को कवर करता है, आगे और पीछे, और हमारे पूरे हथेली को, कंधे से लेकर उंगलियों तक। अब आप याद रखिए कि हमारे उंगलियों में सूजन आ रहे हैं, उंगलियों में दर्द आ रहे हैं, उंगलियों में सर्कुलेशन की कमी आ रही है, या बहुत लेडी लोगों को क्या सुई में धागा लगाने में दिक्कत होने लगता है, पैसे पकड़ने में दिक्कत होने लगते हैं, पैसे पकड़े पकड़े गिर कब जाता है पता ही नहीं चलता है, या अकरन आने लगता है, इसमें तनाव आने लगता है, इसमें झिनझिनी आने लगता है, इसमें दर्द आने लगता है, केहूनी मोड़ने में नहीं बनता है, उंगलियों में क्रैम्प्स आने लगते हैं, या शोल्डर पीछे की तरफ नहीं जाता है, आगे की तरफ नहीं जाता है, मुड़ता नहीं है, दर्द होता है, किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, या फिर हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है, अकरन हो रहा है, ऐसे घुमाने में नहीं बन रहा है, या फिर बहुत से लोगों को बहुत दिनों से साइनस की समस्या है, सिर में दर्द हो रहा है, गर्दन में पीछे की तरफ दर्द हो रहा है, कान से संबंधित कुछ बीमारी है, तो ये सारे बीमारी, हमारी मेमोरी लॉस होने की समस्या है, तो इन सब तरीके की जो बीमारी है, डिप्रेशन की समस्या है, ये सारे के सारे बीमारी कहीं ना कहीं हमारे रीढ़ के हड्डी से होने वाली समस्याओं में होता है। एक सेकेंड आप सभी लोग रुक जाइएगा। चलिए, सभी लोगों को आवाज आ रही है ना फिर से? योर कनेक्ट? यस सर। ओके, तो ये हमारे गर्दन से होते हैं। अब गर्दन को ठीक करने के लिए, सर्वाइकल को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है हमारे अंगूठा। तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इस अंगूठे को ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? इस पे दबाव डालेंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे, इस पे मेथी लगाएंगे, इस पे दाना लगाएंगे, इसमें कलर लगाएंगे, इसमें मैग्नेट लगाएंगे, इतना चीज लगाकर हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या लगाएंगे? जो हमको सुविधा हो, जो हम कर सकते हैं आसानी से, उसको लगा के हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। हमारा इलाज किसी एक चीज से हो सकता है। हम दबा के इलाज कर सकते हैं, ट्विस्ट करके इलाज कर सकते हैं, इसमें मसाज करके इलाज कर सकते हैं, इस पे मेथी का दाना लगा के इलाज कर सकते हैं, इसमें मैग्नेट लगा के इलाज कर सकते हैं, इसमें कलर लगा के इलाज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हमारे पास हैं, चूज हमें करना है। जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं
तो डॉक्टर सोचता है ना कि इनको सुई दे दें, कि गोली दे दें, कि सिरप दे दें, कि इनको एडमिट कर दें, क्या करना है डॉक्टर निश्चित करता है। तो अगर हम अपना थेरेपी दे रहे हैं तो हमें अपना डॉक्टर, हम अपना हो गए, हम अपने मल के मालिक हो गए ना उस समय, तो हम डिसीजन लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। या फिर मैं थेरेपिस्ट ही हूँ और मेरे सामने कोई पेशेंट पड़ा हुआ है, उनका ट्रीटमेंट करना है, तो वो मुझे तय करना है कि मैं उनको किस विधि से ट्रीटमेंट शुरू करूँ। पॉइंट तो वही रहेगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया बहुत सारी समस्याओं के लिए, इतनी सारी समस्याओं के लिए सर्वाइकल को पॉइंट करना है, सर्वाइकल को हमें ट्रीटमेंट करना है, सर्वाइकल को फोकस करना है। और सर्वाइकल का जो 7 डिश होते हैं वो हमारे अंगूठे में यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत समस्या है? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं है। तो देखिए ये No, पहला ज्वाइंट जो है वो हमारे खोपड़ी के लिए आता है, जो यहाँ पे C1 के पास तक होता है, और C1 से C7 यहाँ तक होता है, सेकेंड ज्वाइंट में आते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 7 डिशेज के लिए आते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 7 डिश के लिए हो गए। तो हमें कभी भी कोई दिक्कत समस्या आएगी, मेथी का पट्टी लगाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक चिपकाएंगे, और इसको 18 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, 25 घंटे कैसे रखेंगे, मतलब अगले दिन तक पहुंचा देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग 24 घंटे, 28 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे तक भी लगातार आप रख सकते हैं, ठीक है। अब एक दिन में 40 घंटे नहीं होंगे, अगले दिन में ऐड करना पड़ेगा आपको। कंटिन्यू मेथी का पट्टी या कोई दाना लगा के रखने से क्या बेनिफिट मिलता है मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर स्पेशल फोकस करूंगा मैं, कि लगातार जब हम एक ही पॉइंट पर कुछ समय तक लगातार ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वो ज्यादा हील होता है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब अगर हम 6-6 घंटे, 4-4 घंटे लगा के रखते हैं, तो 15 दिन के बाद जो रिजल्ट आएगा, एक दिन हम लगा के 2 दिन तक लगा के रख लेंगे, उसका रिजल्ट कहीं ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये थ्योरी यहाँ पे लागू हो जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे यूज करने लगते हैं लगातार, तो ये पॉइंट हमेशा एक्टिवेट होने लगता है और ये हमारे रोग को जल्दी ठीक करने में काम करता है, ठीक है। बाकी फिर भी अगर समय की अभाव है, हम लगातार नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम 5-6 घंटा, 8 घंटा जरूर रखेंगे। ये वाली सेशन, सेकंड सेशन खत्म हो रहा है, इसके आगे की क्लास हम लोग अभी चालू रखेंगे। तो जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, आप सभी लोग फिर से वही वाले लिंक को क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर भी कुछ कर लेंगे और ये पूरा स्पाइन के बारे में समझेंगे कि अलग अलग जो रीढ़ की हड्डी के पॉइंट्स होते हैं, डिसीज होते हैं, वो किस किस रोगों में काम आएगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा कि कैसे स्पाइन को हम लोग बैलेंस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सर एक प्रश्न था सर, कि वर्टिगो के लिए भी पॉइंट, सर वर्टिगो का भी पॉइंट आपने जो अभी बताया, वो वर्टिगो के लिए भी काम आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चक्कर आने, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही, सारे चीज दवाई से खत्म नहीं होगा, इसी से खत्म होगा। हम दवाई लेना भूल जाएंगे, लेकिन कुछ समय कंटिन्यू हमें ट्रीटमेंट। आपका कैसा है अभी? बोलू नको, आपका चक्कर कैसा है निधि मैम अभी? हाँ सर, आपने जो बताया था उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा सर, अच्छा हुआ है। आपने क्या किया था मुझे ये बताइए कि आपको? हाँ सर, मैं जी सर आपने मुझे बोला था कि ये जो थंब है इसमें ब्लैक कलर करने के बाद मेथी की पट्टी लगाना, तो वो मैंने लगाया दोनों थंब में। और यहाँ पर किडनी, ये जो किडनी का वो आता है ना, किडनी बीन्स, राजमा, वो ये जगह पर लगाया था रात को, तो उससे बहुत अच्छा हुआ सर, थैंक यू वेरी मच। कितने देर के बाद आपको आराम मिल गया था? एक्चुअली सर मैंने रात भर लगाया और फिर मैं सुबह उठी तो मुझे, मतलब सच में मैं बोलूं चमत्कार जैसे ही था, क्योंकि मैं एक दिन पहले उठ भी नहीं पा रही थी, मैं बेड पर ही थी पूरा दिन, लेकिन अगले दिन मैं सुबह एकदम अच्छे से, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, फिर मुझे नहीं आया उतना तेज चक्कर। अरे वाह, अभी तक आया ही नहीं? हाँ सर, ऑलमोस्ट आई एम लाइक फिट, मतलब बेटर है एकदम, जैसे मुझे पहले फील हो रहा था वैसा अभी बिल्कुल नहीं है। अभी लगा रही हैं या अभी मेथी लगाना बंद कर दिया आपने? हाँ सर, फिर मैंने उसके नेक्स्ट डे भी लगाया, मतलब रात को, तो रात को ही लगाती हूँ मैं, दिन में नहीं हो पाता है, गीला हो जाता है ना हाथ, इसीलिए। ओके, तो अभी आपको 1 सप्ताह और लगाने हैं लगातार कंटिन्यू, भले वो बंद हो गया हो, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है, साइड इफेक्ट इसका नहीं है। हम एक जगह पर मेथी 365 दिन लगा के रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी बीमारी ठीक हो जाए
फिर भी हमें सप्ताह 10 दिन तक और लगा के रखना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ निधि मैम और बाकी सारे लोगों जी। को भी कि निधि मैम को 3-4 दिन पहले मुझे इन्होंने बताया कि मुझे इस तरीके की चक्कर की समस्या आ रही है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ, इस तरीके की, है ना मैम? जी सर, जी और सर। मैंने इनको वही चीज बताया जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, यानी कि बेसिक चीज। इसमें किसी भी तरीके का कोई एडवांस ट्रीटमेंट नहीं था और आप लोगों को भी ये कर लेना चाहिए। देखिए, इनको सर्वाइकल की समस्या, ये मैंने क्या बताया कि जैसे सिर में चक्कर आ रहा हो, गर्दन में दर्द आ रहा हो, हेडेक हो रहा हो, आंखों में प्रॉब्लम से, नाक से संबंधित बीमारी हो, कान से संबंधित बीमारी हो, चेहरे से संबंधित बीमारी हो, डिप्रेशन जैसा हो रहा हो, या फिर हमारे हथेली में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हो, या फिर हमारे उंगलियों में किसी भी तरीके की समस्या आ रही हो, हमारे उंगली को इस तरीके से मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा हो, कमजोर हो गया हो, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हो, तो इन सब स्थिति में इसका जो कारण है, वो उसका जो जड़ है वो ये है सर्वाइकल। और सर्वाइकल को ठीक करने के लिए क्या तरीका है कि इसमें मेथी का पट्टी लगा लीजिए, बस कहानी खत्म। और यही आपने किया था निधि मैम, सही बात है या गलत बात है? यही किया था ना आपने मैम? हाँ, अंगूठे में। आपका माइक अभी बंद है। ओके। हाँ सर, मैंने इस जगह पर लगाया था ब्लैक कलर और मेथी की पट्टी, और आपने वो ग्रीन जूस बताया था कोरिएंडर का, वो भी पिया था। हाँ, वो ठीक है। तो अभी एक्यूप्रेशर में इन्होंने इतना ही किया था और यही करना है, और काफी सारे लोगों को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो इसलिए ये बेसिक जरूर है लेकिन बहुत इफेक्टिव चीज है, और इसे सभी लोगों को अपने घर से बाहर हर एक घर में पहुंचाना है। तो जो लोग अभी इस लाइव सेशन में है, ठीक है, बाकी ये वीडियो को अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, तो उसके लिंक्स आप लोगों के पास जरूर जाएंगे। आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, जहां कंफ्यूजन होगा उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस लिंक को बहुत सारे जगहों पर शेयर कर दीजिए। इसलिए शेयर कर दीजिए कि कभी कभी मरीज ना परेशान है, दवाई खा खा के इतना ज्यादा परेशान है कि कुछ कहना नहीं है, और उसकी बीमारी ठीक हो सकती है केवल थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। ठीक है, तो आप उनको ये वीडियो भेजिए, उनको देखने के लिए बताइए, और उनसे जो संबंधित बीमारी है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमसे समझ भी सकते हैं। सर वर्टिगो का पॉइंट्स बात करते करते बता रहे थे ना पहले सेशन से पहले, वर्टिगो का पॉइंट्स बता तो दिया मैम, अभी बता रहा हूँ, तब से वही बात हो रही है। बस यहाँ पे मेथी का पट्टी आप लगा लीजिए इस जगह पे पूरे अच्छे तरीके से। मेथी का पट्टी लगाने में अगर दिक्कत होगी तो आज भले दिक्कत होगी, मैं उसको कल प्रैक्टिकल जब करूंगा तो सारे लोगों को बताऊंगा कि दाना का लगाने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे हम उसको लगा सकते हैं, कैसे पट्टी बना सकते हैं, कैसे मेथी लगाएंगे, कैसे राजमा लगाएंगे, सब बताएंगे। किसी भी तरीके का कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कल का समय कम पड़ जाएगा तो और समय देंगे हम आप लोगों को, ताकि जितने भी लोग शामिल हैं सभी लोग अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाएं और खुद के ऊपर ट्रीटमेंट कर पाएं। ठीक है, थैंक यू सर। अभी तक हम लोगों ने जो भी समझा है, पढ़ा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर आगे हम लोग चलेंगे। सर अगर ये पट्टी लगाने से अगर हाथ गीला हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हाथ में लगा के साबुन से धो सकते हैं, गीला होगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दाना जो है वो थोड़ा सा फूल जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सारा नेचुरल मेडिसिन हमारे उंगलियों के माध्यम से जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, और अच्छा तो काम हम 24 करता है, घंटा फूल रख भी जाए सकते हैं? तो भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, निश्चिंत होकर रहिए। तो हम 24 घंटा लगा के रख सकते हैं सर? बिल्कुल रख सकते हैं, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि एक बार जब हम मेथी के पट्टी को लगाते हैं ना, तो इस मेथी के पट्टी को पूरा इस्तेमाल करेंगे, जब तक वो पूरा फट फट के अपने आप ना निकलना शुरू हो तब तक लगा के रखिए, उसको बचा बचा के रखिए। मेथी का भी पैसा वसूल करना है और टेप का भी पैसा वसूल कर लेना है, यही हमारा उसूल है। ठीक है, तो मैं तो लगाता हूँ तो 2-2 दिन 3 दिन लगा रहता है, ऑटोमेटिक फटता है। चलिए सत्येंद्र सर, आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि हमें कुछ कंफ्यूज कर देते हैं ये, क्योंकि मैंने वीडियो देखी है सर की, वो पोजीशन थोड़ी सी अलग होते हैं, क्या लंग्स की, हाथ की। मैं एक मिनट करता हूँ सर, हमें
आपकी आवाज में कट पूरा रही है सर, लंग सा आपकी आवाज भी कट रही है और आप जो दिखाना चाहते हैं ना हाथ में वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ आप ठीक है। यहाँ इस पोजीशन में क्या हार्ट बताते हैं ये क्या हार्ट और लंग, आप बताएं इस पोजीशन पे क्या चीज? और दूसरा मैं चाहता हूँ सर, ये पता करना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट में क्या कोई ऑर्गन चेंज हो जाएगा या ऐसे होगा, उसी पोजीशन में रहेगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा सर, उसी में काम आएंगे इसी तरीके से, ये ऐसे ही रहेगा ना। दोनों पोजीशन में ऐसे रहेंगे? हाँ 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 जी, दोनों एंड में। बिल्कुल ठीक है सर, ये कंफ्यूजन था सर। ठीक है, बहुत जगह कंफ्यूजन है, इसी वजह से मैंने अभी क्लियर किया है बोल बोल के कि बहुत से लोग कंफ्यूजन में रह रहे थे। तो लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन लेकर नहीं जाना है, सारे कंफ्यूजन दूर करके जाना है। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। फिट्स के लिए बताइए कुछ। चलिए, एक पोजीशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है सर्वाइकल के 7 डिशेस के बारे में। अलग अलग डिश में अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन हम अनजान हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमें घबराने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, पूरे डिश पर यहाँ पर सर्वाइकल वाले जो जोन होते हैं 7 डिश पर हम मेथी की पट्टी लगाएंगे। जिसमें प्रॉब्लम होगा वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक से काम करने लगेगा। जो ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं है, और जो ठीक नहीं है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग थोरेसिस, यानी T1 से लेकर T12 तक, T1 से T12 तक, यानी यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो हमारे डिश होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, यहाँ पे हमारे सारे पाचन तंत्र सेट होते हैं। कहाँ पे? इस जगह पे, ठीक है। तो आप समझ कर रखिए एक चीज कि अगर किसी भी व्यक्ति को पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी हो रही है तो निश्चित रूप से हम पाचन तंत्र वाला ट्रीटमेंट तो जरूर करेंगे। जैसे समझ लीजिए कि हम लोगों ने अभी समझा है, यहाँ पे आते हैं कि हम लोगों ने समझा इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन सेट हैं। कहाँ पे सेट हैं? यहाँ पे सेट हैं। देखिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे मान के चलिए कि कोई लड़का है और उसके पिताजी घर पे हैं, लड़का कहीं पे काम कर रहा है, तो उसकी भागदौड़ किसके हाथ में होता है? लड़के के हाथ में होता है या उनके पिताजी के? पिताजी बोलते हैं कि रुको तो रुक जाता है, बोलता है चलो तो चलने लगता है, बोलता है कि रुक वापस आ जाओ तो वापस आ जाता है ना। तो कमांड होना चाहिए। देखिए ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये यहाँ पे स्थित होकर काम कर रहा है। पिताजी घर पे बैठे हुए हैं, लड़का ऑफिस में काम करने गया हुआ है, काम वहां से कर रहा है, लेकिन पिताजी घर से बैठ के उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की काम होता है। तो एक तो लड़के को ठीक करके रखना है, ये ऑर्गन हो गया, लड़का का मतलब हो गया ऑर्गन हो गया, इसको ठीक से काम करना। अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पिताजी उसको कंट्रोल ला सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और इसका कंट्रोलिंग पावर कहाँ पे है? तो रीढ़ की हड्डी में है। आगे हमारा पेट होता है ना, पाचन तंत्र पूरा आगे है, और पीछे हमारा रीढ़ की हड्डी होता है। तो रीढ़ की हड्डी से सारे नर्व्स गुजरते हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। मेरा मानना यह है कि हम अगर ऑर्गन्स को टच ना भी करें, यानी कि अगर किसी को लीवर में प्रॉब्लम्स हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी को लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को स्प्लीन से प्रॉब्लम है, किसी को गॉल ब्लैडर से प्रॉब्लम है, हम इन ऑर्गन्स को टच ना भी करें तो भी अगर हम चाहें तो अपने रीढ़ की हड्डी को ट्रीटमेंट करके हम अपने सारे ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हैं। और रीढ़ की हड्डी को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी को हमारे हथेली में कहाँ पे सेट किया गया है ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे तो थोरेसिस का जो पार्ट है वो कहाँ पे पार्ट है मैं दिखाता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। देखिए थोरेसिस का जो पार्ट है ना, यहाँ से ये कहाँ पे लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखा तो रहा है। देखिए ये वाला पार्ट हो गया, ये थोरेसिस का पार्ट हो गया T1, फिर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा मिट भी जा रहा है, अपने आप मिट गया क्या? क्या आप लोगों ने मिटा दिया?
अपने आप मिट गया था क्या? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिश यहाँ पे हो गए, यानी कि यहां से यहां तक। ओके, अब देखिए ये 8, ये 9, 10, 11 और ये आ गया 12। ठीक है, तो ये 12 डिश हो गए। तो 7 यहाँ पे हैं और 5 यहां से हैं, बीचों बीच, ये दोनों उंगलियों के सामने से आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये 12 डिशेस को हम बैलेंस करके मेथी का दाना लगा के, राजमा का दाना लगा के, मटर का दाना लगा के, मूंग का दाना लगाकर, या फिर इसको हम दबा दबा कर स्टिमुलेट करके इस तरीके से इसको मसाज करके, इसमें मैग्नेट लगा के, इस पे कलर लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पूरे ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कमर का पार्ट, यानी कि ये वाला लंबर पार्ट। देखिए यहां से ये लंबर हो गया, ये लंबर 1 यहाँ पे पूरा आता है यहाँ तक। ठीक है, L5 तक लंबर में 5 डिश होते हैं। ठीक है, तो ये 5 डिश पे हम लोग काम करते हैं और ये 5 डिश हमारे आगे नाभि के नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं और उसके बाद में पूरे कमर के पार्ट को कंट्रोल करते हैं। और लंबर से ही, यानी कि हमारे कमर से ही इसके नर्व सर्कुलेट होते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? पूरे पैर तक, कमर से पैर तक। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को घुटने में प्रॉब्लम आता है तो हो सकता है कि घुटने में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसका जड़ कहीं ना कहीं हमारे रीढ़ की हड्डी में है। जड़ कहाँ पे है? रीढ़ के हड्डी में है, यानी कि लंबर साइड पे। तो लंबर पर ट्रीटमेंट करेंगे, हमारे घुटने का भी इलाज हो सकता है। हमारे एंकल में सूजन आ जाता है, हमारे उंगलियों में सूजन आ जाता है, हमारे पैर की ताकत की कमी आ जाती है, वन साइडेड का भी पेन हो जाता है या बोथ साइड पेन होने लगता है, हमारे कमर के पीछे से पैर के एड़ी तक दर्द होने लगते हैं, बहुत से लोगों को हिल में पेन आ जाता है, या बहुत से लेडी लोग खड़े खड़े काम करने की वजह से घुटने और एड़ी के बीच के जो काफ मसल्स होते हैं वहां पे पेन आ जाता है, बैक में पेन आ जाता है, साइटिका की प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो इन सब तरीके के प्रॉब्लम्स जो है ना वो फ्रूट्स है। क्या है? फ्रूट्स यानी फल हैं। इसका जो रूट है वो रूट हमारे कमर के पास है। तो हम लोग ट्रीटमेंट किसका करेंगे? रूट का करेंगे या फ्रूट का करेंगे? आप सभी लोग बताइए। रूट का करेंगे या फिर फ्रूट्स का करेंगे? रूट का करेंगे, वेरी गुड। तो रूट कहाँ पे है? कमर है। तो हम लोग कहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे? कमर का ट्रीटमेंट करेंगे। कमर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो वही चीज यहाँ पे कमर के पार्ट पे मटर का दाना लगाएंगे, राजमा लगाएंगे, मेथी लगाएंगे, मसाज करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे, कलर लगाएंगे। इतना कुछ कर कर हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस या नो? माइक को मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप सभी लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप सभी लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। सर एक बार L1 से L5 का दोबारा बता देंगे सर एक बार? हाँ हाँ, 2 बार बता देंगे सर, इसमें क्या बड़ी बात है। थैंक यू। देखिए L1 से L5 तक, तो यहां से समझते हैं। सर ये L1 और L2 के बैठ गया तो उसका क्या करेंगे सर? देखिए ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, और ये हमारा कोकीज हो गया पूरा सैक्रल, यहां तक टेल बोन तक। देखिए थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो जा रहा है, लेकिन उससे आपको टेंशन समझना नहीं है।
सभी समझ गए इसको? ये हथेली पर हो गया और ये हमारे कमर पे हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट स्पाइन हो गया, ये रीढ़ की हड्डी पर यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये पूरा रीढ़ की हड्डी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा लंबर साइड को कंट्रोल कर रहा है, ये वाली पार्ट, ये लंबर हो गया। यहाँ से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आएगी तो पूरा कूल्हे से लेकर कमर से लेकर पैर के उंगलियों तक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आ रही है आपको, तो उसके लिए ये जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? जी सर, जी सर। और इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। ठीक है सर, मतलब पाँव में कोई भी कमर से नीचे का दर्द है उसी के लिए L1 से L5 पे ट्रीटमेंट होगा सर? हाँ बिल्कुल करेंगे हम। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, पैर के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उंगलियां होते हैं, तो इस उंगलियों पे करेंगे। वो फ्रूट्स वाला पैर हो गया, पैर जो है ना वो फ्रूट्स हो गया, और फ्रूट्स के लिए ये वाली उंगली हो गई। ठीक है, लेकिन अब उसकी जड़ की जब हम बात करेंगे तो इस पे ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग रीढ़ की हड्डी पे ट्रीटमेंट करेंगे, तो जाके जल्दी आराम मिलेगा और जल्दी से जल्दी ठीक भी होगा, और वो हमेशा के लिए ठीक होगा। हो सकता है कि फ्रूट्स पर हम लोग ट्रीटमेंट करें, यहाँ पर ट्रीटमेंट करें तो आराम मिल जाए, ठीक भी हो जाए, बाद में कुछ दिन के बाद रिटर्न आ जाए। तो रिटर्न ना आए तो उसके लिए क्या करना होगा, जड़ को अच्छे से पानी देना होगा, और जड़ कहाँ पे है, कमर के पास है, तो कमर को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर है सभी लोगों का? सर फिर L5 के नीचे के पॉइंट्स किसके लिए है? L5 के नीचे के जो कोकिस का पार्ट होता है ना, उसके लिए है। ठीक है, ये सारे हमारे, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। देखिए ये जो क्वेश्चन आपने किया है ना, इसका आंसर ये है कि हमारे लेडीज जेंट्स के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ना, वहां पे बहुत से नाभि के नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं, इन सब चीजों पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आते हैं तो हम वहां वाले टेलबोन के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए जो पॉइंट्स होता है ऐसे करेंगे। देखिए ऐसे करने के बाद में L5 यहाँ पे होगा, ऐसे देखिए, यूं ऐसे समझिए, यूं ये L5 यहाँ पे होगा लास्ट पॉइंट। और जब हम ऐसे करते हैं ना, तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये हमारा बोन जो होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा टेल बोन। ठीक है, इस तरीके से ये पीछे की तरफ, और सारा प्राइवेट पार्ट जो होते हैं ना, यही हमारे होते हैं इस जगह पे। तो ये आगे का पार्ट हो गया और ये पीछे के पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये टेल बोन के पास आ जाता है। तो टेल बोन वाले जो पार्ट होते हैं उस पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे करिए, ऐसे करेंगे, और उसके बाद में ये वाला पार्ट जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ऐसे करेंगे। यहाँ से लंबर का 5वां स्थान शुरू होता है, 5 4 3 2 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से। यस सर, फिर 1 के नीचे जो है पोर्शन वो किसके लिए है? 1 के नीचे मतलब लंबर 1 के नीचे? हाँ, L1 के नीचे भी जो है बीच की L1 के ऊपर ये थोरेसिस का पार्ट आ जाएगा। हाँ। थोरेसिस का। ओके मैम, ओके चलिए। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूजन? आज का क्लास कैसा चल रहा है आप सभी लोग मुझे बताइए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बहुत अच्छी चल रही है। सॉरी, और अगर किसी को फिट आते तो भी अंगूठे पे करना चाहिए क्या सर? क्या मैम? क्लास बहुत अच्छी चल रही है आज की। और अगर किसी को मतलब फिट्स आते हैं, फिट, तो भी अंगूठे पे पट्टी लगानी चाहिए क्या दाना मेथी की? हाँ, उस पर भी लगा सकते हैं। और इस क्लास के सेशन के बाद में ना हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, कि जैसे फिट्स आ चुके हैं या कोई बेहोश हो गया है, या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग कल शेयर करेंगे प्रैक्टिकल सेशन के बाद। तो अभी का जो हम लोगों ने सिलेबस तैयार किया है, बहुत से मतलब आज डिस्टर्बेंस बहुत कम रहा है, इसलिए अच्छा से ये क्लास खत्म हो गया है। काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट मिला है, आप सभी लोगों ने बिना मतलब का, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आया है, और शांति बना के सभी लोगों ने रखा है। तो आज का जो सिलेबस है ना, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपकी कुछ क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और उसके बाद में कल हम लोग प्रैक्टिकल सेशन के लिए जब आएंगे तो कुछ सामान हम लोगों के पास होना जरूरी है।
क्या क्या होना जरूरी है, आप सभी लोग नोट्स। सर इस रिकॉर्डिंग देंगे या यूट्यूब पे देखेंगे हम? नहीं मैम, ये यूट्यूब पे इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा, सॉरी पब्लिक कर दूंगा, ताकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर ये तो वर्किंग आवर है, हम कैसे अटेंड कर पाएंगे। तो मैंने उन लोगों को बोला है कि ठीक है, मैं यूट्यूब पे इसको सेव कर दूंगा, आप सभी लोग देखेंगे भी और दूसरे लोगों को शेयर भी करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि गले की समस्या से परेशान है, कोई हेडेक की परेशानी है, कुछ लोग सर्वाइकल की परेशानी से परेशान है, कुछ लोग गले में पट्टी लगा के ऑफिस जा रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ उठाने में परेशानी हो रही है, और ये बेसिक ट्रीटमेंट करने से उनको आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। किसी लोगों को कमर में परेशानी आ रही है, किसी को घुटने मोड़ने में दिक्कत आ रहे हैं, किसी को एड़ी से समस्या आ रही है, किसी को उंगलियों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके की परेशानी, किसी को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी आ रही है, किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या आ रही है, किसी को पच नहीं रहा है ठीक से, किसी को नींद ठीक से नहीं आ रही है। तो इन सब चीजों का बीमारी ये एक्यूप्रेशर से है, और जो हम लोगों ने आज पढ़ा है ना उसी से ट्रीटमेंट करेंगे। कोई अलग से मतलब बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, और ना ही बहुत ज्यादा डीप नॉलेज लेने की जरूरत है, यही बेसिक चीज हमें काम आएंगे। ठीक है, तो आपके एक शेयर से किसी भी जरूरतमंद लोगों को फायदा मिल सकता है। वो व्यक्ति कौन होगा ये तो हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन बहुत से लोगों का कॉल आता है कि एक वीडियो मैंने देखा था, उसको मैंने अप्लाई किया था, मुझे बहुत आराम मिला, थैंक यू। मैं बोलता हूँ कि देखने वाले को थैंक यू, और जिन्होंने आपको शेयर किया उन लोगों को थैंक यू होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके पास भेजा है। ठीक है, तो ये एक बात थैंक यू की नहीं है, बात जो उनको रिलीफ मिलता है ना, तो वो वाली फीलिंग की है, जो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि चलिए एक आदमी को बहुत अच्छा रिलैक्स मिला, है ना। तो सर मेरा प्रश्न ये है, यहाँ किसी को गांठ है और वो भी चिकनगुनिया के बाद हुई है, तो 6 महीने के आसपास हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? एक मिनट मैम, मैंने आपका वीडियो नहीं देखा है, एक सेकंड रुकिए। कहाँ है मैम? दोबारा बोलिए सर। बीना मैं मैम, मुंबई से बीना मुंबई मैम से आपका बोल रही क्वेश्चन हूँ। है ना? यस सर। जी फिर से एक बार बोलिए मैम। हाँ मैं बता रही हूँ सर, ये मैं दिखा भी रही हूँ सर। सर यहाँ से गांठ हो गई है और दर्द भी है, गांठ सूजी हुई है, ओके और चिकनगुनिया के बाद हुआ है सर। ओके, कितने दिन अन्ना पहले से हुआ 6 है? महीने हो चुके हैं। चलिए ये ठीक है, अगस्त से शुरू हुआ है। ओके ठीक हो जाएगा, अगस्त से हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या करना है इनको। हाँ मैं बता देता हूँ, लेकिन इसके पहले कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूं, पहले आप सभी लोग एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आप सभी लोगों को कल के प्रैक्टिकल में आने से पहले अपनी जरूरत के सामान को ले लें या खरीद के रखेंगे, ताकि कल हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर सके। क्योंकि देखिए थ्योरी समझने से ज्यादा प्रैक्टिकल का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी हमारे लिए इलाज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल ही हमारा इलाज करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक कटोरी में मेथी को ले लेंगे। मेथी कितना होना चाहिए? 50 ग्राम के आसपास काफी है, बच जाएगा तो बाद में भी काम आएंगे। उसके बाद में राजमा ले लेंगे हम लोग 4-5 पीस, आज ही लिख लीजिए, कल लेकर आना होगा। राजमा लेकर आएंगे हम लोग। मेथी का पट्टी लगाने के लिए, राजमा को पट्टी में चिपकाने के लिए 1/2 इंच और 1 इंच का माइक्रोपोर टेप होना चाहिए। टेप उजला वाला पेपर टेप जिसको हम लोग बोलते हैं, माइक्रोपोर टेप ले लीजिएगा 2 पीस, एक 1/2 इंच का और एक 1 इंच का। ये दोनों का अलग अलग वर्क है, क्या वर्क है कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद तो में जिसको डॉक्टर टेप बोलते हैं वो वाला, शायद डॉक्टर टेप जो भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल पतला टेप होता है, आराम से चिपक जाता है। ठीक है सर, डॉक्टर टेप अलग होता है सर, पेपर टेप अलग होता है सर। अच्छा, डॉक्टर टेप डॉक्टर अलग टेप होता थोड़ा है, मोटा होता है सर। पेपर टेप उसको बोलते हैं माइक्रोपोर में। और एक्चुअली मैं 3M का, पता नहीं आप लोगों के यहाँ भी वही ब्रांड मिलता है कि नहीं, उसमें ना चिपकाने में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर वो मिले 3M का, माइक्रोपोर के नाम से ही मिलता है, माइक्रोपोर उसका नाम ही है, तो माइक्रोपोर टेप ही है वो। ठीक है, तो अगर आपको मिल जाए तो उसको ले लीजिएगा। बाकी कल मैं दिखा दूंगा, आज मैं प्रैक्टिकल सेशन पे कोई सामान अपने पास नहीं रखा हूँ, कल दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी उसके बाद में काली मिर्च सभी लोग जानते हैं, काली मिर्च
जी। काली मिर्च ले लीजिएगा 3-4 पीस, एक लौंग ले लीजिएगा, 1 या 2 पीस भी लौंग। उसके बाद में मूंग का दाना हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी कलर स्केच वाला जो होता है वो, ये सारे चीज लेकर हम लोग कल बैठेंगे और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, बीना मैम ने क्वेश्चन किया था कि चिकनगुनिया होने के बाद में इन सब जगहों पे गांठ हो गया है, राइट मैम? और Yes, गांठ sir. के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गांठ उसी तरीके से है जैसे कि पानी को ठंडा कर दिया जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, राइट? तो यहाँ पे उनको कोल्डनेस का इफेक्ट होने की वजह से ये जमने जैसा हो गया है, हार्ड हो गया है, टाइट हो गया है। तो हमें इस हिसाब से क्या करनी चाहिए? यहाँ पे आप सभी लोग बताइए। इसको गर्म करना चाहिए, और गर्म करने के लिए, हीट पैदा करने के लिए कुछ नहीं करना है बिना मैम, जहां भी पार्ट, जहां पार्ट उनका हार्ड हो गया है, गांठ जैसा हो गया है, उस जगह पे आप रेड कलर लगा दीजिएगा। कौन सा कलर लगा दीजिएगा? रेड कलर, स्केच पेन का रेड कलर। स्केच पेन का रेड कलर लगा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक एक्यूप्रेशर का बॉल आता है, छोटा सा गोल सा होता है, उस चीज को आप उनको दे दीजिएगा और उनको बोलिएगा इस तरीके से, जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लड्डू बनाते हैं। येलो बॉल सर, येलो बॉल। येलो बॉल, कलरफुल बॉल अलग होता है, प्लास्टिक का होता है। एक लकड़ी का एक्यूप्रेशर का बॉल आता है, और कांटे जैसा होता है, वो लकड़ी वाला बॉल उनको बोलिएगा, वो नॉर्मल बॉल होता है, ठीक है। प्लास्टिक वाला बॉल नहीं लेना है, लकड़ी वाला बॉल लेना है, इतना बड़ा होता है। और अच्छे से उनको बोलिएगा लड्डू बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं कल बताऊंगा एक चैनल मसाज करने के लिए बहुत इफेक्टिव तरीका है, कैसे किया जाता है। ये नहीं, ये कलर बॉल हो गया मधु मैम, ये कलर बॉल है, वो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का बॉल है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो लकड़ी का बॉल होता है। मैं दिखा भी दूंगा कल आप लोगों को, वो दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो कुछ पॉइंटेड भी आते हैं, सिल्वर कलर एंड ऑल दैट, यू मीन दैट क्या? कुछ कलर सिल्वर कलर के बॉल्स आते थे जो प्रेशर पॉइंट्स के लिए हो जाता। लकड़ी का होता है, मैं दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा आपको। ठीक है। हाँ देखिए, प्रवीण सर दिखा रहे हैं, प्रवीण सर दिखा रहे हैं। नहीं दिख रहा है सर। सर नहीं दिख रहे हैं। प्रवीण सर हैं, अभी आप अपने वीडियो को स्क्रॉल करिए तो आपको प्रवीण सर दिखाई देंगे। ओके सर, ये रेड कलर बॉडी पे लगाएंगे या हैंड पे लगाएंगे? दिखाई दिया। ये रेड कलर जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहां पे लगा लेंगे अभी। ओके ठीक है सर, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई पॉइंट्स दबा सकते हैं? बिल्कुल दबा सकते हैं, कल हम लोग बातचीत करेंगे। अभी 8 मिनट का समय बचा हुआ है। आप सभी लोग आज के क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों के पास एक हमारा आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का लिंक जाएगा, गूगल रिव्यू, उस पर आप हमें स्टार दे सकते हैं, आज के क्लास का अनुभव शेयर कर सकते हैं। आज का क्लास आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है, क्या सीखे हैं, कैसा लगा है, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रतिक्रिया हमारे लिए मोटिवेशन होता है। ये जो हम लोग मिशन लेकर चले हुए हैं, हर एक घर में एक व्यक्ति को कम से कम ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि छोटी छोटी जो समस्या होती है उसके लिए हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो दवाइयों का इस्तेमाल। और ये भी लकड़ी की बॉल, लकड़ी की बॉल सर, ये रही। सॉरी मैम, लकड़ी की बॉल ये रही, मैं दिखा रही हूँ पिक्चर में। अच्छा, आप टेप 1 इंच। 1 मिनट में भी देख लेता हूँ, अब कहाँ है? सर, मुझे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल पूछिए मैम। दिखाई दिया सर, दिखाई दिया। मधु जी दिखा रही हैं। क्वेश्चन पूछ लीजिए मैम। सर, वो चक्कर का तो सर हमारा ठीक हुआ, लेकिन यहाँ मुंबई में कोरोना बहुत बढ़ रहा है और कफ एंड कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सर प्लीज उसके लिए आप बताइए, नहीं तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। अरे सब कोई बचेगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए मधु मैम ने एक्यूप्रेशर का बॉल और क्या बोलते हैं उसको, टेप, दोनों को दिखाया है, तो आप सभी लोग देख लीजिए। मैंने मैम को ये कर लिया है, टैप कर लिया है और हमारे स्क्रीन पे आ गई हैं, तो आप देख लीजिए। ये बॉल है और ये पेपर टेप है। ये 1 इंच का है और एक 1/2 इंच का है, दोनों अलग अलग हैं।
ये दोनों आगे का जो रोल अलग अलग है, दोनों है कैसे सर। यूज करना है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कल प्रैक्टिकल सेशन में, ठीक है। सर ये जो गार्ड से रिलेटेड हुआ ना क्वेश्चन, हाँ उसके हाँ लिए मैं एक पूछना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में, ये आपको दिख रही है मेरा हाथ? अभी तो मैं देखा नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए, देख लेता हूँ आपका हाथ। हाँ, क्या नाम है मैम यहाँ आपका? पे जया जैन, जया जैन। जया जैन। अभी मैम आपको ढूंढता हूँ मैं बहुत सारे लोग आ चुके हैं। 1 मिनट